चलिए बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एनपीओ चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है कि अगर कोई हमारे पास पुराना एसेट्स है और उसको हम ड्यूरिंग द ईयर बेच देते हैं तो उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है, उसको समझते हैं। 3-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, 36, 37, 38 एंड 39। इसको समझते हैं, इसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा एक बार फिर से पैटर्न समझाऊंगा कि फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कौन सा अकाउंट बनेगा, उसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 36, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2020। बच्चे हमें गिवन है कि जो बुक वैल्यू है, एक फर्नीचर है, फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमारी किताबों में जो वैल्यू लिखी हुई है फर्नीचर की वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 60,000 की। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2020। कह रहे हैं हाफ ऑफ दिस फर्नीचर, कह रहे हैं ये जो 60,000 की मशीन है, फर्नीचर है सॉरी, तो इस 60,000 के फर्नीचर में से आधे फर्नीचर को हम सोल्ड कर रहे हैं फॉर ₹20,000। भाई टोटल फर्नीचर कितने का है? 60,000, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 30,000। उसको हम बेच कितने में रहे हैं? 20,000 में। कह रहा है ऑन 30 सितंबर। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर। जो फर्नीचर है उसकी बुक वैल्यू बच्चे कितनी गिवन है? 60,000 गिवन है। कौन सी डेट की गिवन है? ये 1 अप्रैल 2020 की गिवन है। अब वो कह रहे हैं इसमें से हाफ जो फर्नीचर है उसको हम बेच रहे हैं। इसका हाफ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30,000 और रिमेनिंग हाफ में यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000। ये रिमेनिंग है। हम मान के चल लेते हैं कि हम ये वाला पोर्शन जो है इसे हम सोल्ड करेंगे। लेकिन बच्चे जो 30,000 कीमत है वो कौन सी तारीख की कीमत है? ये तो 1 अप्रैल की कीमत है, 1 अप्रैल 2020 की कीमत है ना। हम बेच कब रहे हैं? हम बेच रहे हैं 30 सितंबर 2020 को। बात समझें, यानी कि इस डेट के करीब 6 महीने के बाद हम इसको बेच रहे हैं। तो 6 महीने का सबसे पहले डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। समझते हैं। हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड फॉर ₹20,000 30 सितंबर 2020। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन का क्या रेट है? 10% पर एनम। तो 30,000 रुपए का बच्चे 30,000 का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कैसे आएगा? 30,000 का 10%, लेकिन कितने दिन के लिए? पर एनम है, यानी 1 साल का रेट है, तो 6 मंथ्स का कितना आ जाएगा? 6/12। ध्यान से सुनना, 30,000 जो है वो 1 साल का निकल के आएगा। 12 से डिवाइड कर देंगे 1 मंथ और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मंथ का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, यानी अप टू सितंबर तक का। ये कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 1500, है ना। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, मेरे हिसाब से इतना ही आएगा। ठीक है, 30,000 का 10% कितना आ जाएगा? 3,000। उसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। बच्चे 30,000 में से 1500 का तो डेप्रिशिएट हो गया, बच्चा कितना? 28,500। बच्चे ये क्या है? ये है 30 सितंबर 2020 की बुक वैल्यू। मैंने ये बुक वैल्यू निकाली है। बात समझ में आ गई कि इस तारीख को मेरी जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28,500। लेकिन उसी दिन मैंने इसको सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 20,000 में। जिसकी कीमत मेरी किताबों में 28,500 थी, मैंने उसको 20,000 में बेच दिया, यानी कि मैंने कम रेट पे बेचा है। मेरे हिसाब से कीमत 28,500 है, मैंने बेचा 20 में, यानी कि 8,500 का क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉस। ये लॉस कहाँ आएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500। ठीक है, अच्छा इसके आगे और पढ़ लेते हैं और क्या पूछा है इन्होंने। कह रहे कैलकुलेट द लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 8,500 आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? शो हाउ द लॉस एंड द सेल लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। उसने कहा है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, मैं एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के आपको बता देता हूं। भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा सिंपली कैसे बन जाएगा? ये है हमारा फॉर्मेट, है ना। अब इसके अंदर भी ये है हमारी एक्सपेंडिचर साइड, अमाउंट ये हो जाएगी हमारी इनकम साइड। ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड। भाई
जो लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं वो सब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया कितना, 8500। दूसरा क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। बच्चे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा, ध्यान से सुनना भाई, 1500 का डेप्रीशिएशन तो ये आ गया जिस पोर्शन को मैं बेच रहा हूं, लेकिन जो बच्चे रिमेनिंग पोर्शन था 30,000 का, ये तो पूरे साल मेरे पास रहा, और पूरे साल मेरे पास रहा तो इसके ऊपर जो 10% का मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 3000। 3000 का ये और 1500 रुपये ये, टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल आ जाएगा 4500। कैसे, 1500 जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका डेप्रीशिएशन और 3000 जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया वो। ठीक है, आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप लोग आंसर चेक कर लेना, और आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37, तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 36 हमारा कंप्लीट हो गया है। 37 में कह रहा है, दिल्ली यूथ क्लब हैज़ फर्नीचर एट अ वैल्यू ऑफ ₹2,20,000 इन इट्स बुक ऑन 31 मार्च 2020। कह रहे हैं 31 मार्च 2020 को जो दिल्ली यूथ क्लब है उसके पास एक फर्नीचर है जिसकी कीमत कितनी है, 2,20,000 रुपये। इसको लिट लेते हैं एक बार, है ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, बुक वैल्यू हमको गिवन है, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2020, यही डेट गिवन है हमको। एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, कह रहा है 2,20,000 हमको गिवन है। ठीक है, 2,20,000 की हमारे पास बुक वैल्यू गिवन है। आगे क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, कह रहा है इट सोल्ड द ओल्ड फर्नीचर। कह रहा है जो पुराना फर्नीचर है, ये पुरानी वैल्यू है हमारी, इसमें से हमने कुछ बेच दिया है। हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000। बुक वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो भी एसेट्स है उसकी कीमत हमारे अकाउंट्स में कितनी शो हो रही है। ठीक है, तो हमारी किताबों के हिसाब से पहले से हमारे पास एसेट्स 2,20,000 के हैं। कह रहे हैं इस 2,20,000 के अंदर एक एसेट्स है जिसकी कीमत है 20,000, यानी इसके दो पार्ट्स हैं, एक 20,000 का और एक 2 लाख का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, साथ के साथ पॉइंट समझना। आगे क्या कहता है ये, कह रहा है कि एज एट 1 अप्रैल 2020 एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2020। ध्यान से सुनना, मैं लाइन को फिर से रिपीट करता हूँ। कह रहा है कि इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, हमने एक पुराना फर्नीचर बेच दिया। हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। कौन सी तारीख को, वो है 1 अप्रैल 2020 को। भाई 31 मार्च 2020 लिखो, ये क्लोजिंग है, अगले दिन इसकी कीमत तो यही रहेगी बुक वैल्यू। कह रहे हैं इस 220 में से ही एक 20,000 वाली मशीन है। ठीक है, आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर मैं 2 पॉइंट्स ऐसे बता देता हूं, एक हो जाएगा 20,000 और एक हो जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, और कौन सी तारीख, आप इसे 31 मार्च ये क्लोजिंग वैल्यू है, और 1 अप्रैल को इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2020 को ये जो है बुक वैल्यू है। ठीक है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, साथ के साथ समझना। आगे पॉइंट में क्या लिखा है, कह रहा है कि इसको हमने बेचा है एट अ लॉस ऑफ 20%, इसे हमने 20% के लॉस पे बेच दिया है। इसको हमने सोल्ड करा है, सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। ठीक है, 20% के लॉस पे, और कौन सी तारीख को बेचा है, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2000, एज ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, अब ये अपना क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं हम। आगे क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में, कह रहे हैं फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम। जो फर्नीचर है हमारा वो डेप्रिशिएट हो रहा है कितना, 10% पर एनम, यानी कि 10% पर एनम का डेप्रिशिएशन है। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1.5 लाख वॉज ऑल्सो परचेज ऑन 1 अक्टूबर। ओहो, एक नई मशीन भी हमने परचेज करी है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी मशीनरी नहीं, फर्नीचर, परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर एज ऑन, कौन सी तारीख को बच्चे हमने खरीदी है, ये हमने खरीदी है 1 अक्टूबर को, शायद 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 कितने रुपए में, 1.5 लाख रुपए में खरीदी है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे लिख लिया अपने अकॉर्डिंगली।
ठीक है। कह रहे प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कह रहे हैं कि आप फर्नीचर अकाउंट हमें बना के दिखा दो 31 मार्च 2021 के लिए, इस ईयर के लिए। ठीक है, चलिए बना देते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा होगा डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन के अंदर आप लोग यही फर्नीचर अकाउंट वगैरह बनाते थे। बहुत ईजी है समझना। फर्नीचर अकाउंट भाई सारे कॉलम बनाते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट के, ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा मुश्किल होएगा लग रहा है यहाँ पे आना। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे बनाते हैं अकाउंट को। परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर एज ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर था डेट शायद 2020। कितने रुपए में? 1.5 लाख रुपए में। इसको हम रब कर देते हैं। यहाँ से हम मतलब नहीं है, हम बनाते हैं अकाउंट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमारा अकाउंट प्रॉपर्ली आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है? सबसे पहले हमें बैलेंस बीडी गिवन है 1 अप्रैल 2020 का। हमें 2021 के लिए अकाउंट बनाना है ना, 2020-21 का लिए बनाएंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। बच्चे अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मेरे पास मशीन जो है, टोटल मशीन की कीमत है 220, जो कि 2 पार्ट्स में है। एक की कीमत है 2 लाख, एक की कीमत है 20,000। आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट 2,20,000 करके स्टार्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको 2 पार्ट्स में लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2। मैं लिख देता हूँ फर्नीचर 1 की कीमत है 2 लाख और फर्नीचर 2 की कीमत है 20,000, और दोनों को मिलाकर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2,20,000। कंफ्यूज नहीं होना, आसान करने के लिए मैंने बस ये कैलकुलेशन करी है। आगे समझना, आगे समझने की बारी ये है कि भाई हमारा ईयर एंड कब होता है? ईयर एंड होगा, स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। लेकिन 31 मार्च 2021 से पहले एक डेट आ गई। कौन सी डेट है वो है 31 दिसंबर 2020। और 31 दिसंबर 2020 को हमने 20,000 वाली जो मशीन है उसको हमने सोल्ड कर दिया, यानी कि F2 फर्नीचर 2 जो है उसको हमने क्या कर दिया? बेच दिया। समझना इस पॉइंट को भाई। 1 अप्रैल 2020 को इसकी वैल्यू थी कितनी? 20,000। ठीक है, इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे अप टू 31 दिसंबर। ठीक है ना, कितने दिन का आ जाएगा? ये आ जाएगा 31 दिसंबर, यानी कि 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम है, हमने देखा था। 20,000 का 10% कितना निकल के आ जाएगा? 2,000 रुपया। 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे तो आएगा 1,500। आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, 3/4 हो जाएगा, यानी ये 1,500 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,500। अब इसकी कीमत कितनी हो गई? इसकी कीमत हो गई 18,500, यानी कि इसकी बुक वैल्यू आ गई कितनी? 18,500। पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है, इंपॉर्टेंट है। अब समझना बच्चे, क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है कि 20,000 वाले को हमने सोल्ड करा है एट अ लॉस ऑफ 20%। हमने 20% के नुकसान पर बेचा है। कौन सी तारीख को बेचा है? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर की उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, बुक वैल्यू। ये देखो मैंने निकाल ली बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर। भाई 1 अप्रैल 2020 तक की वैल्यू गिवन थी, उसमें मैंने 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो 31 दिसंबर को अब उसकी वैल्यू कितनी है? 18,500 है। बच्चे अब 18,500 एक चीज़ है जिसकी कीमत है 18,500, और उसको मैंने बेचा है 20% के लॉस पे। तो इसका 20% कितना निकल के आ जाएगा? आप ये चीज़ निकाल लीजिए।
18 दूनी 36, एक 37, 3700 आ जाएगा। यानी कि 3700 के मैंने लॉस पे बेचा है। बात समझ है बच्चे, 18500 इसकी कीमत है और इसको हमने 20% के नुकसान पे बेचा है, तो 18500 का मैंने लॉस 20% निकाल लिया। लॉस एट द रेट 20% ऑफ बुक वैल्यू कितना आ जाएगा? 3700। यहां पे मैं लिख देता हूं किसका? 20% बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 18500 ये। और भाई 18500 वाली चीज को आपने 3700 के लॉस पे बेच दिया, तो अब उसकी कीमत कितनी निकल के आ जाएगी? आपने बेचा कितने रुपए में होगा, तो आपकी सेल निकल कर आ जाएगी। समझना, 0 0, 15 में से 7 जाएंगे 8, और यहां पे आ गया 17, 17 में से 3 जाएंगे 14, यानी कि 14,800 रुपए में आपने बेचा होगा। अब आते हैं हम यहां पे 31 दिसंबर 2020 को क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो भाई इस पे डेप्रीशिएशन लग जाएगा। बाय डेप्रीशिएशन किसके ऊपर? ये लगेगा F2 के ऊपर। F2 के ऊपर कितने का डेप्रीशिएशन लगा है? 1500 का डेप्रीशिएशन लग गया। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ है? और भाई इसको हमने सेल करा बाय बैंक। सेल वर्ड यूज नहीं करते हैं हम, सेल सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं। ब्रैकेट में आप सेल लिख सकते हो। बेचा कितने में है? हमने बेचा है 14,800 में। और हमें क्या हुआ? उसकी वजह से हमें लॉस हुआ है 37 का बाय P&L अकाउंट। सीधे P&L अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा सॉरी, एक चीज गलत मैंने लिख दी। यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, हम एनपीओ के लिए चीज पढ़ते हैं। तो ये सारा कहाँ जाएगा? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। किस नाम से? लॉस के नाम से। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3700। ठीक है, आई होप कि आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कुछ इसमें मिस्टेक रह गई है क्या? सेल, अच्छा बच्चे मैंने ये सेल जो है ये गलत लिखी है। यहाँ पे आएगा 14800 आएगा, है ना। आप इसको चेक कर लो, ये 20,000 आना चाहिए। जो 20,000 की यहाँ से फर्नीचर है यहाँ से गायब होगा, और यहाँ पे अपोजिट साइड में 20,000 यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेल वाली है इसका तो हमने कैलकुलेशन पूरा कर लिया। हमने 1 अक्टूबर को एक नया फर्नीचर भी परचेस करा था। यहाँ पे हम आ जाएंगे 1 अक्टूबर 2020। अभी करंट ईयर ही चल रहा है। यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक परचेज हमने करी है। परचेज लिखने की नीड नहीं है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सीधे F3। कितने की? 1.5 लाख रुपए की। 1,50,000 का मैंने फर्नीचर 3 परचेज कर लिया। ठीक है, अब आएगा कौन सी डेट? अब आएगी 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को अब मेरे पास कौन कौन सी फर्नीचर अभी बैलेंस में है? भाई पहली वाली बैलेंस में है, दूसरी तो चली गई हमारे पास से, और तीसरी वाली बैलेंस पे है। तो इनका डेप्रीशिएशन आ जाएगा बाय डेप्रीशिएशन। किसके ऊपर? F1 और F3। F1 के ऊपर कितना आएगा? 2 लाख रुपए का। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख के पूरे साल का कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, सेकंड F3। F3 का कितना हम निकालेंगे? 10% कितना आएगा? 1.5 लाख। लेकिन ये कितने दिन हमने यूज करी है? ये करिए खाली 6 महीने यूज। तो 1.5 लाख का 10% कितना निकल के आएगा? 15,000, और 15,000 का हाफ हम कर देंगे 7,500। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 7,500 कैसे आया है। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। 1,50,000 का 10% फॉर 6 मंथ, ठीक है ना, ये आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 27,500। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगी हमारी इतनी चीज। अच्छा और कुछ बैलेंसिंग है? हाँ, इसी तारीख को यानी कि 31 मार्च 2021 को ही हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। किस किस का? F1 का और F2 का। कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी वो एक बार हम चेक कर लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा है फिर यहाँ पे आकर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल करो 3,70,000, 3,70,000, और 370 में से ये माइनस करोगे, जो वैल्यू यहाँ पे बचेगी वही वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी इसके। किसके? F1 है 2 लाख, 2 में से 20 का डेप्रीशिएशन लग गया, कितना आ जाएगा? 1,80,000। ये है 1.5 में से 7.5 का हो गया 142,500, और इन दोनों को ऐड कर दो। अब इसमें से ये सब माइनस करो या फिर ये ऐड करके लिख दो, बात एक ही होगी। ये आ जाएगा कितना? 500, ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा कितना? 12 का 2 कैरी 1, और ये आ जाएगा 3।
320 to 500। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप तब तक इसको नोट कीजिए। $370 माइनस 1500 माइनस 14800 माइनस 3700 माइनस 27500, ये आ जाएगा 3/22,500। बिल्कुल परफेक्ट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर में क्या क्या आ रहा है भाई? आंसर आ रहा है 3700 आ गया, 1500 आ गया, 14800। हाँ ठीक है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हमें उन्होंने कहा था क्या, फर्नीचर अकाउंट बना के दिखाइए, हमने पूरा फर्नीचर अकाउंट बना दिया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है? अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट बच्चे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि जैसे मेरे को लगा था कि चारों क्वेश्चंस हमारे वही हैं, एसेट्स को खरीदने बेचने वाले, लेकिन वो नहीं है। समझना पॉइंट को। इसमें लिखा है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा सुनिए बच्चे, जैसे हमने पढ़ा था सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना, ध्यान से सुनना। अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था और वो आपने अच्छे से समझाया, तो अभी जो मैं टॉपिक का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, बहुत ईजी होगा आपके लिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हुआ है तो। कैसे भाई? हमने उसमें क्या पढ़ा था? सब्सक्रिप्शन क्या होती है? एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, और इनकम को हमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम मिली है, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ पोर्शन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो, वो हम माइनस करते थे, कुछ पोर्शन अगले साल का एडवांस हो, वो माइनस कर देते थे, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम नहीं हुआ करती थी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट था कि हो सकता है कि पिछले साल ही कुछ एडवांस में मिल चुका हो। अगर पिछले साल एडवांस में मिल चुका होगा तो वो अमाउंट जो पिछले साल एडवांस में मिल चुका है, वो करंट ईयर में जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होगा। बट इनकम तो है ना करंट ईयर की, उसको हम ऐड करते थे, यानी कि एडवांस रिसीव इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, वो हम ऐड कर दिया करते थे। और जो पैसा करंट ईयर का रुका हुआ होता था, है ना, यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, उसको हम ऐड कर देते थे। क्यों? क्योंकि भाई वो हमारी कमाई है बट हमको अभी मिला नहीं है, नहीं मिला है तो उसको ऐड करो, अपनी इनकम बनाओ, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, 100% कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। यानी कि कैसे भाई, अब सैलरी है, वो तो सब्सक्रिप्शन था तो इनकम थी आपके लिए, है ना, तो वो आप रिसीव किया करते थे। अगर मान लीजिए सैलरी है या फिर रेंट है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप पे करोगे, है ना। तो आपने कितनी सैलरी पे करी है, आपने जितनी भी सैलरी पे करी है, क्या वो सारी सैलरी करंट ईयर से बिलोंग करती है? करती है तो बहुत अच्छी बात है। अब चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि करंट ईयर की सैलरी आपने पिछले साल में भी कुछ पे कर दी होगी, यानी करंट ईयर की आपको सैलरी निकालनी है कि करंट ईयर का सैलरी का एक्सपेंस कितना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और करते हैं, ठीक है। समझिए कैलकुलेशन। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 38। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सैलरी पेड अमाउंटिंग टू रुपीज़। कह रहे करंट ईयर में जो मैंने सैलरी पे करी है वो करी है 2,04,000 रुपये की, ठीक है। एसर्टेन द अमाउंट चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कह रहे करंट ईयर में जो मैंने सैलरी पे करी है वो करी है 2,04,000 रुपये, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने करंट ईयर में पे किया है 2,04,000 रुपया, ध्यान से सुनना। कह रहे प्रीपेड सैलरी। अच्छा, हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? ईयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे, है ना। 31 मार्च 2021, है ना, यानी कि हमारा ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये हमारा ईयर चल रहा है। अब ध्यान से सुनना, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड क्यों लिखते हैं हम? यहाँ पे लिखते हैं सीधे सैलरी पेड, है ना, हमें खर्चे का नाम पता है ना। ड्यूरिंग द ईयर कितना गिवन है सर? ये तो हमको 1,04,000 रुपया गिवन है। बिल्कुल बच्चे, एकदम परफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, मैं पहले ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद खाली उठाकर अमाउंट पुट कर देंगे। हाँ, मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके अंदर बच्चे 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे। कौन कौन सी? आप बस फोकस होकर सुनते रहना और पॉइंट को समझते रहना, बाकी सब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पेड ड्यूरिंग द ईयर, मैंने इस साल पे करा है ना, इस साल पे करा है, तो क्या जरूरी है जितना मैंने पे कर दिया सारा इसी बार का सैलरी होगी?
भाई ये भी तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ सैलरी जो है मैंने पिछले साल की पे करी हो। पिछले साल मैंने किसी को कम सैलरी दी थी, मैंने कहा था ले भाई तू अभी ले जा वो सैलरी। तो जो सैलरी मैं पिछले साल वाली अभी पे कर रहा हूं, क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं सर, वो तो पिछले साल का खर्चा, उसने काम पिछले साल करा था तो वो पिछले साल का उसका सैलरी थी, हम बस पे अभी कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो करंट ईयर में मैंने पे करा है उसमें से हम कौन सा अमाउंट माइनस कर देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना। हम लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर, यानी कि उसमें से जितना मैंने इस साल पे कर दिया वो हम माइनस कर देंगे। हो सकता है पिछले साल 25,000 ठहर गए हों, मैंने उसमें से पे खाली 20 करा है, तो बच्चे अगर मैं 20,000 पे करूंगा तो इसके अंदर तो 20,000 इन्वॉल्व होगा ना, तो खाली हम क्या करेंगे, इसमें से 20 को ही रिवर्स करेंगे, टोटल 25 को नहीं करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर। सेकेंड, अब ध्यान से सुनना भाई, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को तो आपने माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर की एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इस साल के लास्ट में भी आपने 1,04,000 तो दिए, लेकिन 2-4 बंदे ऐसे हैं जिसकी आपने सैलरी नहीं दी, है ना। यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, भाई दे नहीं रहे हो तो क्या वो खर्चा भी नहीं हुआ? खर्चा तो हो चुका है ना, एक्सपेंडिचर हो चुका है। आप गए राशन की दुकान से सामान खरीद के ले आए, है ना, लॉकडाउन चल रहा है अभी, है ना, पैसों की हर जगह किल्लत चल रही है, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो क्या खर्चा भी नहीं हुआ? खर्चा हो चुका है, उसे खर्चा नोट करो, यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर। बात समझ में आ गई? इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब दूसरा सुनना, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में किसी पर्सन को जरूरत थी, प्रीवियस ईयर में किसी एम्प्लॉय को जरूरत थी और उसने हमसे एडवांस सैलरी ले ली थी। हमने कहा ठीक है ले भाई तू एडवांस से पैसे ले जा, मैंने पैसा पिछले साल ही दे चुका हूं। क्या वो पिछले साल का खर्चा था? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अभी काम ही नहीं करा था, उसने काम इस साल आके करा है ना। तो इस साल क्या मैं अब उसको फिर से पेमेंट करूंगा? नहीं सर, अब इस साल तो पेमेंट करेंगे नहीं, इस साल पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन काम तो उसने इस बार का करा है, वो खर्चा तो इस बार का है। ध्यान से सुनना, इस साल हमने पेमेंट नहीं करी तो इस पेमेंट के अंदर वो जुड़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन खर्चा तो है ना, खर्चा है तो उसे ऐड करो। किस नाम से कर देंगे? एडवांस पेड इन प्रीवियस ईयर। और ठीक उसी तरीके से अगर आपने इस साल किसी को एडवांस में पे कर दिया तो हम उसको लेस कर देंगे, यानी कि एडवांस पेड इन करंट ईयर। ठीक है, चलिए अब अमाउंट उठाते हैं और पुट कर देते हैं हम सीधे सीधे। भाई लिखा है प्रीपेड, सबसे पहले है प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, और ये क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या है? एडवांस में पे कर दिया है। एडवांस पेड इन प्रीवियस ईयर, कितना पे करा है पिछले साल में? भाई पिछले साल में पे करा है 24,000, यहाँ पे आ जाएगा 24,000। आपको लॉजिक समझ में आ गया? खाली हम अमाउंट पुट कर रहे हैं। कह रहे प्रीपेड सैलरी करंट ईयर में प्रीपेड है 12,000, हम 12,000 को क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 18,000, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 18,000 लेस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है? 15,000, इसको हम ऐड कर देंगे। आप मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको सारा रीजन समझ में आ गया होगा। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 8 और 5 13, है ना। ठीक है, और 2 3 4 1, अब इसमें से माइनस कर दो, कितना? 30, 1,13,000 आएगा। चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ, बुक तो अपने पास ही है। अच्छा, आंसर गिवन है 2,13,000। ओहो, ये 2,13 कैसे आ गया? ऐसे आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है ये, यानी कि अमाउंट डेबिटेड, ये डेबिट होगा। सब्सक्रिप्शन को हम क्रेडिट करते थे, अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसको करते हैं क्लोज। और क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बच्चे? ये था क्वेश्चन 36, 37, 38। अब बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 39, उसको भी लगे हाथ अभी सॉल्व कर देते हैं, है ना। इसके अंदर हमको क्या गिवन है? अच्छा, ये कह रहा है कि हमें अमाउंट क्रेडिट बताना है। 100% आपको सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। यानी कि 2 चीज़ें ऐड होंगी, 2 चीज़ें लेस होंगी। हम क्या किया करते थे? ये बच्चे हमारा लॉकर रेंट का क्वेश्चन है ना। हाँ,
अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। देखो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है 100% मैं वहाँ पे कॉपी कर दूंगा, बस यहाँ पे पेड है, यहाँ पे आ जाएगा रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस पेड, पेड की जगह रिसीव आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। भाई कितना गिवन है हमको, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्स, अच्छा ये सबसे लास्ट लाइन में गिवन है लॉकर रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 52,000। बच्चे ये हमको गिवन है 52,000, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या पॉइंट गिवन है हमको, 2 पॉइंट हम इसके अंदर ऐड करते हैं, कौन कौन से, और 2 पॉइंट ही लेस करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और एडवांस रिसीव इन प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस रिसीव इन करंट ईयर, ठीक है। चलिए ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेट, लाइन से दे रखा है 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि साल के शुरुआत में है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमारा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होता है 4600। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर को हमें क्या करना है, 4600 को ये हमें माइनस करना है। अच्छा नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, दूसरा है 6300 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कह रहे हैं एडवांस रेंट, कह रहे हैं एडवांस रेंट कौन सा वाला है, ये प्रीवियस ईयर वाला 3000, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा 4000। बच्चे आप इसके लिए क्या करो, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, मैंने तेजी से इसलिए खत्म करा दिया, हमने इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ा था इसको, ठीक है ना। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 300 तो इधर आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा कैरी 161, ठीक है। आई होप इतना ही आएगा, हाँ इतना ही आएगा। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं कितना, 8, जल्दी से माइनस करो, 0 0, 13 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 7, है ना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे 60 में से 8 जाएंगे 52, आंसर कितना है 52, 700 अगर आ रहा है तो सही है, बिल्कुल ये हो जाएगा अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्रेडिट होगा, क्यों, इनकम है, ये डेबिट होगा, क्यों, एक्सपेंडिचर है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, मैंने लिखी दिया, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, अगली क्लास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आप उसको गलती से भी मिस नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सारी लगभग मैं कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स मैं उसको लिखूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के मैं पॉइंट्स लिखूं और आपको समझा सकूं, बैलेंस शीट को मैं लिख के समझा सकूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, सो दैट कि आपको थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए कि प्रोसेस क्या चल रहा है। अभी मैंने छोटे छोटे पॉइंट समझाए, फिर पूरा फॉर्मेट आपको समझा दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।